Hello, dear students. We are going to discuss today the theme of one of the most famous play is written by William Shakespeare entitled by Macbeth. Students, मैं आशा करता हूँ कि विलियम शेक्सपियर को एक ट्रेजेडी प्ले राइटर के रूप में पढ़ने के बाद साथ ही मैकबेथ की जो आउटलाइन आपको इसके पहले बताई गई है उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि इस महत्वपूर्ण ट्रेजेडी जिसको हम लोग मैकबेथ टाइटल के रूप में जानते हैं, विलियम शेक्सपियर की जो परंपरा रही है अपने ट्रेजेडीज़ को लिखने की, कि जो उनकी उस ट्रेजेडी का हीरो होता है उसी के नाम से वो ट्रेजेडी का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैकबेथ जो प्ले है उसके हीरो का नाम भी मैकबेथ है। राइट स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इस प्ले की थीम को डिस्कस करना चाहते हैं स्टूडेंट्स। राइट, क्या थीम है इस ट्रेजेडी की? स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप जाने थीम क्या होती है। राइट, थीम का मतलब स्टूडेंट्स होता है मकसद। राइट, एम मीन्स अ पर्टिकुलर राइटर who is writing some creation, whether in the form of poetry or prose. So what object he has in his mind to serve with the help of that particular creation, means what message is there, what target he has in his mind. जो लेखक के मन में एक मकसद होता है, जो उसका उद्देश्य होता है, जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं को दिखाना चाहता है या जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं के इर्द गिर्द पूरी की पूरी ट्रेजेडी को मूव करना है या कोई भी क्रिएशन को मूव करना है, जिस विषय पर पूरी की पूरी कथा वस्तु लिखी जानी है, उसी को थीम कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, मीन्स यहाँ पे मैकबेथ की थीम से मतलब है कि कौन सा ऐसा मकसद है, क्या ऐसी चीज इस ट्रेजेडी के माध्यम से विलियम शेक्सपियर आपको बताना चाहता है, वो कौन सी बिंदु है, वो कौन सा ऐसा सेंट्रल थॉट है जिसको लेकर के विलियम शेक्सपियर ने इस प्ले को लिखा है। आखिर क्या वो मैसेज देना चाहता है, आखिर क्या वो समझाना चाहता है इसके माध्यम से, इसके केंद्र में कौन सा भाव है। एक प्लॉट, एक कहानी के रूप में जो ट्रेजेडी आपके सामने वो एक कला के रूप में प्रस्तुत करता है, एक राइटिंग आर्ट है उसके माध्यम से प्रस्तुत करता है, लेकिन उसके पीछे उसका टारगेट क्या है, वो एक्चुअल में किस थॉट को लेकर के बढ़ रहा है स्टूडेंट्स, उस थॉट को केवल निटिंग करने का काम कर रहा है, वो उन विचारों को एक कहानी के रूप में बुन रहा है ताकि आप तक अपनी बात को और आसानी से सर्व कर सके, पहुंचा सके। आखिर वो कौन सी ऐसी चीज हैं, कौन से ऐसे पॉइंट हैं, कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनको वो केंद्र में रख करके अपनी इस निटिंग को करता है, अपनी इस रचना की बुनाई का कार्य करता है। राइट, क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, जब हम विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज को पढ़ते हैं, उनके ड्रामों को पढ़ते हैं, तो स्टूडेंट्स, हिज प्लेज आर नॉट द सेटिंग्स ऑफ थॉट्स। विलियम शेक्सपियर के जो ड्रामाज हैं वो सेटिंग ऑफ थॉट नहीं है, बल्कि वो निटिंग ऑफ थॉट्स हैं। मेरी इस लाइन को पूरे जीवन याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कि विलियम शेक्सपियर्स प्लेज आर नॉट द सेटिंग ऑफ थॉट्स बट निटिंग ऑफ थॉट्स। वो विचारों को बुनते हैं, एक सांचा तैयार करते हैं,
जो कि आपके हृदय की भावनाओं को टच करता है, छूता है स्टूडेंट्स, राइट। तो आज हम लोग इसी चीज को जानने का प्रयास करेंगे अपने इस लेक्चर में कि आखिर विलियम शेक्सपियर का जो सेंट्रल थीम है इस प्ले में वो है क्या आखिर। ओके स्टूडेंट्स, किन किन उद्देश्यों को लेकर के, किस मकसद को लेकर के, क्या इसका केंद्रीय भाव है, इसके केंद्र में वो कौन से विचार हैं जिनको उस प्ले के माध्यम से सर्व करना चाहता है, राइट स्टूडेंट्स। और उसमें कितना वो सफल हुआ है ये तो मूल्यांकन के बाद पता चलेगा, यह तो समीक्षा का विषय है। तमाम युगों से, तमाम समय से, सदियों से समीक्षाएं होती चली आ रही हैं, लेकिन हर व्यक्ति का अपना निजी दृष्टिकोण होता है विद्यार्थियों। तो एक विद्यार्थी के रूप में हर विद्यार्थी के अंदर एक छोटा सा समीक्षक छुपा हुआ होता है। तो आप स्वयं इसका अध्ययन करेंगे और समीक्षा करेंगे कि जिस थीम को लेकर के विलियम शेक्सपियर ने इस ट्रेजेडी को लिखा उसमें कितना वो सक्सेसफुल रहा है, राइट स्टूडेंट्स। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि क्या थीम है मैकबेथ की। यस स्टूडेंट्स, ये जो मैंने लिखा है आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, राइट। इसमें देखिए थीम ऑफ द प्ले मैकबेथ लिखा हुआ है। मैंने मैकबेथ की क्या थीम रही है, मैंने इसमें पॉइंट में इसको डिवाइड किया है कि कौन कौन से वो थॉट्स हैं, कौन कौन सी वो थीम आप कह सकते हैं जो कि इस प्ले में जगह जगह से इसको जोड़ने का कार्य करती है और विलियम शेक्सपियर के उद्देश्यों को लेकर के आगे बढ़ती है। लेकिन इसमें एक पॉइंट मैंने सबसे ऊपर जो लिखा है उसमें कोई पॉइंट नहीं डाला है। तो इससे आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि वो वास्तव में मेन थीम है, बाकी तो सब थीम्स हैं, राइट। बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो थीम मैंने दिखाई हैं 1 2 3 4 5 6 के रूप में, वो सब थीम्स हैं स्टूडेंट्स। लेकिन जो मैंने ऊपर लिखा है हाई एम्बिशन, राइट स्टूडेंट्स, ये इसकी मेन थीम है। क्लियर स्टूडेंट्स, मैं थीम को तो आपको समझाऊंगा ही, डिस्कस करूंगा ही, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं स्टूडेंट्स की ये जो प्ले है ना मैकबेथ, इसकी पूरी की पूरी सेटिंग स्कॉटलैंड की है। माने जो इसमें घटनाएं घट रही हैं, जहां की कथा वस्तु को लेकर के इस प्ले को लिखा गया है, जो इसकी सेटिंग है, राइट, तो किस स्थान की है, स्कॉटलैंड की है, राइट स्टूडेंट्स, स्कॉटलैंड की है। 1606 में 1606 ईस्वी में विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा था और उसी टाइम इसका जो है वो मंचन भी हुआ था। बड़ा ही ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण प्ले है, स्कॉटलैंड में इसकी सेटिंग है स्टूडेंट्स, राइट। इसमें एक राजा होता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, एक किंग है डंकन। कौन है स्टूडेंट्स, डंकन किंग है। और उसके तो सबसे वफादार आप कह सकते हैं कि उसके हृदय के बेहद करीब दो ऐसे योद्धा हैं जो उसकी आर्मी के जनरल हैं, राइट, आर्मी के सेना अध्यक्ष हैं, उसकी जो सेना है। और कहीं भी विद्रोह होता है या कहीं षड्यंत्र की महक गंध नजर आती है उसको, तो स्टूडेंट्स वो इन्हीं दो लोगों के भरोसे युद्ध करता है। वो स्वयं एक वीर योद्धा रहा है और कहीं भी आवश्यकता पड़ती है तो बिना रोक टोक इनको भेज देता है। स्टूडेंट्स, एक बार उसको पता चलता है कि कुछ राजनैतिक स्थितियां ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं उसके विपरीत जा रही हैं। तो थेन ऑफ कॉडर, थेन ऑफ ग्लैमिस, तमाम इस तरीके से जमींदार थे, उन लोगों की विचार ठीक नहीं लगे। जब इस जानकारी मिली डंकन को, तो उसने अपने दो सबसे महत्वपूर्ण जो उसके योद्धा थे, सेना नायक थे, एक मैकबेथ स्टूडेंट्स और एक बैंको, उनको भेजता है वहाँ पर और वो विजय प्राप्त करके लौटते हैं, राइट। लेकिन विजय प्राप्त करने के दौरान जब वो वापस आ रहे होते हैं विजय प्राप्त करके, जीत करके, तो रास्ते में उनको कुछ भविष्यवाणियाँ सुनाई पड़ती हैं, चुड़ैलें कुछ भविष्यवाणी कर देती हैं स्टूडेंट्स। और वो भविष्यवाणियाँ इस प्रकार होती हैं कि जो मैकबेथ है ये राजा बनेगा,
और बैंकों के बारे में भी भविष्यवाणियाँ करती हैं कि बैंकों तो नहीं, लेकिन बैंकों के जो लड़के हैं वो राजा बनेंगे भविष्य में, राइट। जबकि वास्तविकता ये है कि वर्तमान में तो डंकन राजा है, लेकिन वो तो भविष्यवाणी करके चली जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बीज बो के चली जाती है बैंकों और मैकबेथ के दिमाग में। उसका बहुत अधिक असर बैंकों के दिमाग पे तो नहीं होता है, लेकिन मैकबेथ के दिमाग पे बहुत अधिक हो जाता है स्टूडेंट्स। और वो राजा बनने की जो एक सनक उसके दिमाग में आ जाती है, कहीं ना कहीं अपने स्वामी के प्रति वो गद्दारी करने पे उतर आता है स्टूडेंट्स। वो डंकन की हत्या कर देता है, राइट, सिर्फ इसलिए कि अब अगर भविष्यवाणी हुई है तो मुझे राजा बनना है, और राजा मैं तभी बन सकता हूं जब डंकन राजा नहीं रहेगा। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वो डंकन की हत्या करता है। उसके बाद मानसिक रूप से वह अवसादग्रस्त हो जाता है, इतना पछतावा होता है, और अंततोगत्वा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, राइट स्टूडेंट्स। ये थोड़ा सा मैंने आपको एक आउटलाइन हल्की सी बता दी, किस तरीके से उसकी डेथ होगी, किन परिस्थितियों से वो गुजरेगा, कैसे डंकन की हत्या होगी, उसकी वाइफ का क्या रोल होगा इसमें स्टूडेंट्स। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं समझाऊंगा। जब डिटेल में इस प्ले को आप लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए थोड़ा सा इसकी आउटलाइन आपको बता दी ताकि आप समझ सकें कि ये हाई एम्बिशन जो वर्ड लिखा हुआ है एक थीम के रूप में, ये क्यों आया हुआ है, इसके आने का क्या उद्देश्य है, राइट स्टूडेंट्स। क्यों हाई एम्बिशन लिखा गया, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं एक एक पॉइंट करके डिस्कस करता हूं। सबसे जो पहली थीम है इस प्ले की, मैकबेथ की, वो है हाई एम्बिशन। क्या है स्टूडेंट्स? हाई एम्बिशन, राइट। एक्चुअली स्टूडेंट्स, जिस तरीके से ये मैकबेथ प्ले आगे बढ़ता है, जिस तरीके से इसका प्लॉट है, जिस तरीके से इसकी कथा वस्तु रची गई है, उसमें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो मैकबेथ के अंदर बड़ी भारी महत्वाकांक्षा है, बड़ी उच्च महत्वाकांक्षा है। ही इज अ मैन ऑफ हाई एम्बिशन कहा जाता है। मैकबेथ इज द मैन ऑफ हाई एम्बिशन, या कई क्रिटिक कहते हैं कि मैकबेथ इज माने दिस प्ले इज ए ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन। ये महत्वाकांक्षाओं का दुखांत नाटक है। स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर बताना चाहता है मैकबेथ की कंडीशन को डिस्क्राइब करके कि व्यक्ति के जीवन में बहुत उच्च महत्वाकांक्षा कई बार उसको तमाम सारे गलत निर्णयों को लेने के लिए विवश कर देती है, राइट। कोई भी पुत्र जन्म लेता है, पुत्री जन्म लेती है, एक स्वाभाविक स्नेह होता है माता पिता का अपनी संतान से, या संतान का अपनी माता पिता से, एक स्वाभाविक स्नेह होता है। किंतु कई ऐसे उदाहरण आप अपने निजी जीवन में भी देख रहे होंगे, अपने आसपास तमाम सारी मीडिया माध्यमों से, कि संतानें अपने माता पिता को ही किनारे लगा करके तमाम सारी संपत्तियों को ग्रहण कर लेती हैं, या इस तरीके के तमाम सारे उदाहरण चाहे राजनीति में आप देखें या इतिहास के पन्नों को पलट करके आप देखने का प्रयास करें, तो आप देखेंगे कितने सारे शासक रहे हैं जिन्होंने अपने पिता को ही नज़रबंद करके स्वयं गद्दी पर बैठ लिया है, या अपने ही रिश्तेदारों की हत्या करके या उनको किनारे लगा करके तमाम सारे अपने उद्देश्यों की पूर्ति की है, और केवल इसलिए कि पद की, प्रतिष्ठा की, सम्मान की, पोजीशन की, सत्ता की भूख और सत्ता को प्राप्त करने की जो महत्वाकांक्षा है उनके अंदर, उस चीज ने उनको विवश कर दिया है ऐसे गलत रास्तों पर जाने के लिए, ऐसे गलत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गलत रास्ते का वो चयन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। कई बार उनको बाद में पछताना पड़ेगा,
राइट। किंतु ये जो हाई एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा अच्छी चीज है स्टूडेंट्स। हर व्यक्ति के अंदर महत्व की आकांक्षा होनी चाहिए। लेकिन कई बार महत्वाकांक्षा का जो बहुत भयंकर रूप दिखाई पड़ता है कि जब हम महत्वाकांक्षा को पाने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए फाउल वेज का इस्तेमाल करने लगते हैं, गलत रास्तों का चयन कर लेते हैं। किसी भी कीमत पर यदि हमको अपने उद्देश्यों को पूरा करना है तो उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम गलत रास्तों का चयन कर लेते हैं। यही मेन जो थीम है इस प्ले की, राइट। जब आप इस प्ले को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, मैकबेथ और बैंकों की जब वापसी हो रही है विजय प्राप्त करके, थेन को हरा के लौट रहे हैं स्टूडेंट्स, रास्ते में ही मैकबेथ को पता चल जाता है कि उनको उनके पद में और वृद्धि कर दी गई है, उनको पुरस्कार मिला है इस जीत का। ऐसा नहीं कि मैकबेथ आएगा तब डंकन उसे पुरस्कार देगा, नहीं, उसके आने से पूर्व ही उसके पुरस्कार, उसके स्वागत की तैयारियां चलने लगती हैं। इतना स्नेह करता था डंकन मैकबेथ से। और यही नहीं स्टूडेंट्स, जब डंकन की हत्या मैकबेथ कर देगा, उसके बाद जिस तरीके से वो मानसिक रूप से हेलुसिनेट हो जाता है, परेशान रहता है, उसको देख करके आपको लगेगा कि किस प्रकार का स्नेह मैकबेथ के भी मन में डंकन के प्रति था। राइट स्टूडेंट्स, किस प्रकार का स्नेह डंकन के मन में मैकबेथ के प्रति था और मैकबेथ के मन में दोनों के मन में किस प्रकार से एक दूसरे के प्रति जो स्नेह का भाव था, वो डंकन के मन में किस प्रकार का भाव था, ये डंकन की मृत्यु के पहले आप देखेंगे। लेकिन मैकबेथ के अंदर किस प्रकार का भाव था, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसके व्यवहारों में, उसके पागलपन में, उसके हैलुसिनेशन में आपको देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स। राइट, किस तरीके से वो अपनी जो मानसिक अवसाद की स्थिति है, जो उसमें वो बड़बड़ाता है, उसमें जो बोलता है, जो अपने विचार व्यक्त करता है, चाहे लेडी मैकबेथ के सामने हो, चाहे वो अकेले में हो, उसको देख करके आपको लगेगा कि वास्तव में इस बात को बहुत बड़ा पछतावा है मैकबेथ को कि उसने ऐसा निर्णय क्यों ले लिया। जब वो कहता है कि पूरे अरब देश का इत्र भी यदि लाके दे दिया जाए तो मेरे हाथों से डंकन की हत्या में जो रक्त बहा उसकी गंध नहीं जा सकती है। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। तब आपको अंदाजा होता है कि कितना पछता रहा है। लेकिन उसने ऐसा निर्णय लिया क्यों? कहीं न कहीं उसकी निजी महत्वाकांक्षा। और स्टूडेंट साथ साथ ये भी शेक्सपियर ने दिखाने का प्रयास किया कि न केवल मैकबेथ की महत्वाकांक्षा बल्कि उससे ज्यादा खतरनाक महत्वाकांक्षा तो लेडी मैकबेथ की है, उसकी वाइफ की है। महत्वाकांक्षा का जो सूत्रपात चुड़ैलों ने मैकबेथ के दिमाग में कर दिया था अपनी भविष्यवाणी के द्वारा, जब उन्होंने कहा था कि तुम राजा बनोगे, तो उस महत्वाकांक्षा के जड़ में जो उत्साह का बीज भर दिया था उन चुड़ैलों ने, थ्री विचेस ने, कहीं ना कहीं उस महत्वाकांक्षा को पल्लवित, पुष्पित और विकसित कर देने का कार्य और मैच्योर कर देने का कार्य लेडी मैकबेथ ने किया। एक बार हिचक भी रहा था मैकबेथ डंकन को मारने के लिए, लेकिन पूरी तरीके से उसको महत्वाकांक्षा की आग में झोंक देने का जो कार्य किया वो लेडी मैकबेथ ने किया, क्योंकि लेडी मैकबेथ के मन में ये आ गया था कि अब मैं इस देश की रानी बनूंगी और मैं इस देश की महारानी तभी बनूंगी जब मैकबेथ राजा बनेगा। इसलिए वो मैकबेथ के चाहने या न चाहने के बावजूद भी
उसको डंकन की हत्या करने के लिए बार बार प्रेरित करती है। इसीलिए स्टूडेंट्स इसमें लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच कहा जाता है, माने 3 विचेज जो थी, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी, जिन्होंने प्रोफेसी की थी कि मैकबेथ तुम राजा बनोगे, और मैकबेथ के दिमाग में महत्वाकांक्षा का बीज पनपने लगा। कहीं न कहीं उस बीज को जो वृक्ष के रूप में खड़ा कर देने का कार्य और ज़्यादा उत्साहित कर देने का कार्य लेडी मैकबेथ ने किया, इसलिए इसको चौथी चुड़ैल की संज्ञा दी जाती है, फोर्थ विच कहा जाता है स्टूडेंट्स, राइट। तो जो एक एम्बिशन है मैकबेथ के अंदर या लेडी मैकबेथ के अंदर, कहीं ना कहीं उसकी ट्रेजिक डेथ के लिए या जिस भी तरीके की मर्डर आपको देखने के लिए मिलता है, पूरी के पूरी स्कॉटलैंड में जो डिस्टर्बेंस हो जाता है, डंकन जैसे एक शुद्ध हृदय के व्यक्ति की जो हत्या हो जाती है, उसके बाद जिस तरीके से मैकबेथ परेशान होता है और अंत में वो भी मृत्यु को प्राप्त होता है, उसकी ट्रेजिक डेथ होती है, तो उसका जिम्मेदार ये हाई एम्बिशन है व्यक्ति का। और इसको शेक्सपियर दिखाना चाहता है कि कई बार अति महत्वाकांक्षा व्यक्ति को पाप करने के लिए बाध्य कर देती है। यद्यपि वो बाद में पछताता है, लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। कई बार जब बहुत कुछ हाथ से निकल जाता है, तब हमको एहसास होता है कि हमारी महत्वाकांक्षा ने हमको किस गलत कार्य को करने के लिए बाध्य कर दिया, राइट। तो इसलिए विलियम शेक्सपियर ने अपनी मैकबेथ ने हाई एम्बिशन को मेन थीम के रूप में सर्व किया है, इसकी मेजर थीम है, राइट। क्लियर स्टूडेंट्स। और साथ ही जो 16th सेंचुरी से पहले न केवल इंग्लैंड में बल्कि तमाम अन्य देशों में, विशेष करके जो ऐसी कंट्रीज़ रही जिन्होंने इटली में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया कुछ समय के लिए, कुस्तुस्तुनिया में, तमाम ऐसे कंट्रीज़ रही जहां पर ये तमाम उदाहरण ऐसे इतिहास में देखने के लिए आपको मिलेंगे। न केवल इंग्लैंड की बात मैं कर रहा हूं, बल्कि ग्रीक कंट्रीज़ में भी, या उस समय की जो इस्लामिक कंट्रीज़ थी, या जिस तरीके से भारत में कई विदेशी आक्रांताओं का शासन हुआ, उन सारे उदाहरणों को अगर ओवरऑल देखा जाए, शेक्सपियर एक दार्शनिक दृष्टिकोण भी रखता था, एक विचारक था, दुनिया की सारी स्थितियों से परिचित था। स्टूडेंट्स, उसने देखा सारी दुनिया में कि किस तरीके से सत्ता के लिए, सत्ता की भूख लोगों को तमाम ऐसे कार्य करने के लिए विवश कर दे रही है जो अनैतिक हैं और आपत्तिपूर्ण है, असामाजिक है, जिनको सामाजिक दृष्टि से स्वीकार नहीं किया जा रहा है। लोग सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने ही स्वजनों प्रियजनों को किनारे कर दे रहे हैं, उनकी हत्याएं कर दे रहे हैं और राजगद्दी पर आसीन हो जा रहे हैं। तो इन स्थितियों को कहीं ना कहीं दिखाने के लिए एक हाई एम्बिशन को सब्जेक्ट बना करके, थीम बना करके विलियम शेक्सपियर ने मैकबेथ प्ले को लिखा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग समझे होंगे कि हाई एम्बिशन ही इसकी मेन थीम क्यों है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जो दूसरी थीम है जिसको मैंने पॉइंट 1 नाम दिया, वो सुपर नेचुरल फोर्स है। स्टूडेंट्स, एक्चुअली इस पूरे के पूरे नाटक को जहाँ से प्रारंभ इसका होता है, जहाँ से प्लॉट स्टार्ट होता है, तो एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट से ही आप देखेंगे कि इसमें एम्प्लॉयमेंट सुपर नेचुरल फोर्स का हो जाता है, राइट, चुड़ैलों के रूप में। वो आकर के भविष्यवाणी करके चली जाती हैं और कहीं न कहीं चुड़ैलों के द्वारा की गई भविष्यवाणी मैकबेथ के लिए और बैंकों के लिए ही इस पूरी की पूरी ट्रेजेडी की पृष्ठभूमि तैयार कर देती है। पूर्व पीठिका तैयार करने का इस ट्रेजेडी का यदि किसी ने कार्य किया, तो जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के रूप में आप देखते हैं चुड़ैलों को, उनकी भविष्यवाणी ने किया, उनकी प्रोफेसी ने किया, और अंत में उनकी भविष्यवाणी सत्य भी होती है, चाहे जो परिस्थितियां बनी हो। यद्यपि मैकबेथ का जो महत्वाकांक्षा वो जिम्मेदार है, लेकिन अल्टीमेटली होता वही है जो चुड़ैलों ने कह रखा था।
और बीच में स्टूडेंट सुपर नेचुरल एलिमेंट के रूप में बैंकों की हत्या के बाद बैंकों का जो भूत बार बार एंट्री करता है, राइट, वो भी कहीं ना कहीं विलियम शेक्सपियर ने जो मैकबेथ में उन भूतों का वर्णन किया है, उस भूत को इम्प्लॉय किया है इस प्ले में। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण थीम है स्टूडेंट्स। एक्चुअली इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ, शेक्सपियर ने उस टाइम के नर्व को टच किया था, जो लोगों की सोच थी, जो मध्यकालीन एक विचारधारा लोगों के अंदर थी, एक मेडिबल बिलीफ आप कह सकते हैं, जो एक अंधविश्वास था लोगों के अंदर। लोगों को बहुत ज़्यादा भूत प्रेत चुड़ैल शैतानी शक्तियों में, जादू टोना में, इन चीज़ों में बहुत अधिक विश्वास था लोगों को। उनको लगता था कि जैसे अभी क्या इस टाइम पे क्या है कि अभी एक साइंस का युग आ गया है, विज्ञान का युग आ गया है, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग से ये चीज़ें निकल चुकी हैं बहुत हद तक। अब बहुत ज़्यादा जादू टोना या इस तरीके से भूत प्रेत आदि चुड़ैल आदि का जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों के दिमाग से निकल चुका है। लोग एक लॉजिकल वे में चीज़ों को सोचने लगे हैं। लेकिन जिस युग की स्टूडेंट्स बात की जा रही 16वीं शताब्दी की, उस समय तक साइंस का उतना एडवांसमेंट न होने के कारण लोग भूत प्रेत जादू टोना चुड़ैल शैतान इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। तो लोगों के अंदर उस सुपर नेचुरल बिलीफ को विद्यमान देख करके विलियम शेक्सपियर ने इसको इम्प्लॉय किया एक सेंट्रल थीम के रूप में। शुरू से लेके अंत तक, स्टार्टिंग में चुड़ैलें आती हैं, फिर बीच में तमाम बार घोस्ट का डिस्क्रिप्शन आता है, उसके बाद फिर जो है चुड़ैलें आती हैं। तो शुरू से लेके लास्ट तक सुपर नेचुरल्स को विलियम शेक्सपियर ने अपने इस प्ले में दिखाने का प्रयास किया, इसलिए भी कि ये जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का बिलीफ है, ये मेडिबल बिलीफ था, मध्यकाल से ही चलता चला आ रहा था, और लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि ये चीज़ें सच होती हैं। और ये चीज़ें जब स्टेज पे दिखाई जाती थी तो लोग काफ़ी एक्साइटेड होते थे और उनका इंटरेस्ट उसके प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। इसलिए कहीं ना कहीं उनके थीम के रूप में सुपर नेचुरल फोर्सेस को भी दिखाया गया है कि जो सुपर नेचुरल है ये भी एक बहुत बड़ा फोर्स है इंसान की लाइफ में। उस टाइम के हिसाब से, आज के टाइम से मैं नहीं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, कि लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग ये सुपर नेचुरल बिलीव भी था उस टाइम पे, राइट। आज आप कोई सपना देख लेते हैं रात में कि आप जो है दिल्ली में लाल किले से आप भाषण दे रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप मान लेते हैं कि हम प्रधानमंत्री हो गए हैं। लेकिन उस टाइम में इस तरह की चीज़ें अगर हो जाती थी तो लोगों को बिलीफ होता था कि कहीं ना कहीं इसके पीछे ट्रुथ है, इसके पीछे सच्चाई है, राइट। और स्टूडेंट्स, ये कोई नई चीज़ नहीं है। विलियम शेक्सपियर की जितने भी प्ले आप देखेंगे उसमें इस तरीके से अंधविश्वास, जैसे अब जूलियस सीजर को आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है सगुन अपसगुन की बातें की जाती हैं। जब जूलियस सीजर की पत्नी कहती है कि आज अपशगुन हो रहे हैं, आपका जाना ठीक नहीं है, तो ये अपशगुन की बातें, ये सब एक सुपर नेचुरल बिलीफ है। इसके अलावा हैमलेट में आप देखेंगे भूतों का डिस्क्रिप्शन मिलता है, तो ये सुपर नेचुरल बिलीफ थी लोगों की, लोगों को भरोसा था इन चीज़ों में। और एटलीस्ट सबसे बड़ी बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि विलियम शेक्सपियर इस बात को जस्टिफाई करता था। सबसे मेन चीज़ जो है, मीन्स उस टाइम 16th सेंचुरी में विलियम शेक्सपियर ने ये दिखाने का प्रयास नहीं किया है कि सुपर नेचुरल जो पावर है, जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो गलत है। अंत में जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को वो दिखाता है, उनकी बातों को वो जस्टिफाई कर देता है कि हाँ ऐसा है, और कहीं ना कहीं लोगों के विश्वास को सुपर नेचुरल्स में और पक्का कर देता है। जैसे अगर आप जूलियस सीजर को पढ़ेंगे तो जूलियस सीजर में देखेंगे कि जूलियस सीजर की पत्नी ने कहा था कि देखो, मैं बहुत सारे अपशगुन हो रहे हैं, आज आपके साथ गलत हो सकता है, मुझे इस तरीके से अपशगुन दिखाई पड़ रहा है, आप जाइए मत घर से बाहर आज। ये एक सुपर नेचुरल बिलीफ है स्टूडेंट्स। और अंत में जाकर के होता भी वही है कि जूलियस सीजर की हत्या हो जाती है। मीन्स शेक्सपियर ने जस्टिफाई कर दिया कि ये जो विश्वास है ये सही है, ऐसा होता है। हैमलेट में आप देखेंगे जो घोस्ट आकर के, भूत आकर के बताता है हैमलेट को कि मेरी हत्या जो है तुम्हारे चाचा ने ही की है,
मेरे भाई ने ही की है, भूत है। जनरली इस टाइम पे मॉडर्न एज में हम बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन उस टाइम में अंततोगत्वा वही दिखाया गया कि हाँ, जो भूत ने कहा था वो सही था। माने जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का जो एग्जिस्टेंस है सोसाइटी के अंदर, लोगों के अंदर, उसको और ज़्यादा कॉन्क्रीट कर देने का कार्य विलियम शेक्सपियर करता था, उसको जस्टिफाई कर देता था। और अंततोगत्वा इसमें भी आप देखेंगे, मैकबेथ में, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी थीम के रूप में, तो इसमें भी आप देखेंगे कि जो चुड़ैलों की प्रोफेसी है, जो 3 परेतिन आती हैं शुरू में, चुड़ैल, वो जो भविष्यवाणी करती हैं कि अंततोगत्वा बैंकों के लड़के जो है वो राजा बनेंगे, होता भी यही है अंत में, या मैकबेथ इस देश का राजा बनेगा। परिस्थितियां कुछ भी रही हों, लेकिन अंत में जो चुड़ैलों की भविष्यवाणी की गई थी, अंत में वो पूरी तरीके से प्रूव हुई, सत्य हुई। राइट? क्लियर स्टूडेंट्स? तो कहीं ना कहीं विलियम शेक्सपियर ने जो मेडिबल बिलीफ थी सुपरनेचुरल एलिमेंट्स में लोगों की, उसको और गाढ़ा कर देने का कार्य किया अपने इस मैकबेथ के माध्यम से। इसलिए सुपरनेचुरल पावर्स को हम, सुपरनेचुरल फोर्सेस को हम इसकी प्राइम थीम के रूप में स्वीकार करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक मेजर थीम है हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई व्यक्ति, उसके जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाती है जो उसको बहुत शॉक कर देती है। राइट? बहुत ज़्यादा जिन चीज़ों, कोई चीज़ अगर आदमी के मन को झकझोर दे, मन को प्रभावित कर दे, अंदर से इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, बहुत डिप्रेस हो जाए किसी चीज़ को लेकर के, तो जो चीज़ें उसके दिमाग में, जो चाहे वो डर के रूप में हो, चाहे भय के रूप में हो, चाहे चिंता के रूप में हो, अगर उसके दिमाग को वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अंदर तक झकझोर देती हैं, परेशान कर देती हैं, तो वो व्यक्ति जो अंदर सोचता रहता है, जो अंदर विचार करता रहता है, वो चीज़ उसको बाहर दिखाई पड़ने लगती है। यही है हैलुसिनेशन। राइट? एक भ्रम की स्थिति जो होती है, मीन्स व्हाट एग्जैक्टली इज नॉट देयर बट ही स्टार्ट्स वॉचिंग दैट। वास्तव में जो चीज़ें हैं नहीं, वो चीज़ें उसको दिखाई पड़ने लगती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि एक्चुअली वो चीज़ें उसके मस्तिष्क में चल रही हैं, उसका जो ब्रेन है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें चली गई हैं। राइट? और उसके माइंड के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो फिगर के रूप में उसके सामने बाहर दिखाई पड़ने लगती हैं। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये साइकोलॉजिकल बीमारी सी हो जाती है इंसान को, एक मनोवैज्ञानिक रोग हो जाता है इंसान को, कि जो चीज़ें उसके अंदर, जो चाहे वो भय, डर गया हो कोई व्यक्ति, या कोई चिंता, कोई अवसाद, डिप्रेशन उसके दिमाग में हो गया हो, तो वो अंदर जितना तूफान उसके चलता रहता है, वो चीज़ें उसको बाहर दिखाई पड़ने लगती हैं। उसका इम्प्रेशन उसके कार्य में, उसके व्यवहार में दिखाई पड़ने लगता है। एक तरीके से एक आप कह सकते हैं कि वो मनोरोगी हो जाता है, पागलपन जैसी स्थिति आ जाती है। और ये फैक्ट है स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी का टर्म एम्प्लॉय कर दिया अपनी थीम के रूप में विलियम शेक्सपियर ने। जब मैकबेथ एक नॉर्मल आदमी है, एक सामान्य योद्धा है और विचारों में बड़ा मजबूत है, लेकिन जब वो डंकन की हत्या कर देता है तो बाद में उस हत्या के बारे में इतना सोचता है, और यही नहीं, हत्या करने के लिए जब वो एकदम तैयार है, तो उसको खंजर जो दिखाई पड़ रहा है, एक्चुअली वो खंजर बाहर नहीं, डैगर सीन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे, उसको हवा में झूलता हुआ खंजर दिखाई पड़ता है। एक्चुअली वो हवा में नहीं झूल रहा है स्टूडेंट्स खंजर, वो एक्चुअली उसके दिमाग में चल रहा है, उसको दिमाग में उसके चल रहा है किस तरीके से खंजर को हमको यूज़ करके डंकन की हत्या करनी है। तो वो जो ब्रेन के अंदर उसके चल रहा है, उसको बाहर दिखाई पड़ने लगता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस साइकोलॉजिकल फैक्ट को थीम के रूप में, हैलुसिनेशन के रूप में विलियम शेक्सपियर ने अपने मैकबेथ में इस्तेमाल किया है स्टूडेंट्स। राइट? किस तरीके से वो एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, और कई बार एक पार्टी में जब वो बैंकों का भूत उसके सामने दिखाई पड़ने लगता है, किसी और को नहीं दिखाई पड़ रहा है भूत, लेकिन मैकबेथ को क्या लगता है, जिस कुर्सी पे देखता है उसको बैंको बैठा हुआ नजर आता है, जबकि उसकी हत्या हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं वो जो बैंकों का मर्डर हुआ है, उसने करवाया है, इसको कोई नहीं जानता है।
सिवाय उसके और उसकी पत्नी के। तो वो मर्डर जो है उसके दिमाग के अंदर चल रहा, उस चीज़ के बारे में इतना सोचता है कि वो चीज़ें उसको बाहर दिखाई पड़ने लगती हैं और वो साइकोलॉजिकली एक पेशेंट हो जाता है, राइट। इसी को स्टूडेंट्स कहते हैं हैलुसिनेशन। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए कि ये चीज़ें आम लोगों के भी जीवन में इस तरीके से हो सकती हैं कि मानसिक परेशानी उसके पागलपन का कारण बन जाए, मनोरोगी उसको बना दे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हैलुसिनेशन भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है स्टूडेंट्स, एक थीम के रूप में विलियम शेक्सपियर ने मैकबेथ में दिखाने का प्रयास किया। इसके अलावा प्रोफेसी मैंने भविष्यवाणी, तो इसमें भविष्यवाणी भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। जो चुड़ैलें भविष्यवाणी करती हैं कि बैंको तुम राजाओं के पिता होगे, माने तुम्हारे पुत्र जो है वो स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे, और मैकबेथ को कहता है कि मैकबेथ तुम राजा बनोगे। तो ये जो प्रोफेसी की गई है, जो भविष्यवाणी की गई, कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जो ट्रेजेडी घटती है, पूरा जो दुखांत नाटक आप देखते हैं, तो कत्वा डंकन की हत्या हो जाती है, मैकबेथ गलत तरीके से हत्या कर देता है डंकन की, और उसके बाद मैकबेथ स्वयं अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेडी मैकबेथ मर जाती है, बैंकों की हत्या हो जाती है, तमाम लोग जिस तरीके से इतने सारे मर्डर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये चीज़ें बताने का प्रयास इस तरीके से भी करता है शेक्सपियर कि कई बार जो भविष्यवाणियाँ होती हैं, जो इस तरीके से प्रोफेसी हम लोग अपने दिमाग में भविष्यवाणियों को लेकर के एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं कि दैट इज़ फैक्ट, ये सही है, तो वो चीज़ें कई बार हमको गलत रास्तों की ओर लेके चली जाती हैं, राइट। और ये प्रोफेसी का जो कंसर्न रहा है, प्रोफेसी का जो कॉन्सेप्ट रहा है, ये मिडिल एज में बड़ा प्रभावी था, लोगों को भविष्यवाणियों पे बड़ा यकीन होता था उस समय, राइट। तो वो इन चीज़ों को लेकर के कि कोई भूत बता दे, कोई प्रेत आकर के, कोई चुड़ैल, कोई आत्मा आकर के हमको बता देती है हमारे भविष्य के बारे में कि हम भविष्य में क्या होने वाला है, राइट। तमाम प्रकार से आप देखते होंगे इस तरीके से तमाम बाबा आपको दिखाई पड़ेंगे जो हाथ देखेंगे और आपको बता देंगे कि ऐसा होगा वैसा होगा, जो ना समझ रहे हैं ना, इस तरीके से। तो एक बिलीफ है। तो इस बिलीफ को भी लेकर के विलियम शेक्सपियर ने इस प्ले को लिखा कि किस तरीके से आपकी लाइफ में जो ये बिलीफ है कि प्रोफेसी हो सकती है, भविष्यवाणी होती है जो हमारे फ्यूचर को बता देती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो वो चीज़ें भी इंसान को कई बार गलत रास्ते की ओर मोड़ देती हैं और हमारे जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित कर देती हैं, और यही मैकबेथ की लाइफ में होता है, राइट स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स करप्शन भी इसकी बहुत बड़ी थीम है। भ्रष्टाचार, जिस भी समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है, जिस भी समाज में सत्ता और पद प्रतिष्ठा की भूख हावी होने लगती है, वहाँ पे निश्चित रूप से अनैतिक कार्य बढ़ जाते हैं। जब भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो अनैतिकता स्वतः ही व्याप्त होने लगती है। वो भ्रष्टाचार चाहे सामान्य धरातल पर आपको दिखाई पड़े या लोगों के विचारों में दिखाई पड़े, सत्ता की भूख जो होती है कई प्रकार की जो भ्रष्टाचार है उनके लिए प्रेरित करती है। जो हमारे अंदर की एम्बिशन है, हमारे अंदर की महत्वाकांक्षा है, हमारे अंदर की जो लालच है, जो ईर्ष्या का भाव है, जो हमारे अंदर दूसरों को अपने से छोटा कर देने की जो भूख है, अपने आप को हमेशा श्रेष्ठ दिखाने की जो भूख है, पद की, प्रतिष्ठा की, सम्मान की जो भूख हमारे अंदर है, वो कहीं ना कहीं तमाम सारे भ्रष्टाचार को जन्म देती है, राइट। जो करप्शन, इतना बड़ा करप्शन मैकबेथ के दिमाग में आ जाता है, इतना वो भ्रष्ट हो जाता है कि डंकन की हत्या कर दे, तो कहीं ना कहीं ये जो लालच है उसके मन में, पद की, जो प्रतिष्ठा का, जो सम्मान का, जो राजा बनने की उसके अंदर भूख है, ये भूख उसको करप्शन की ओर लेके चली जाती है, भ्रष्टाचार की ओर लेके चली जाती है, जब वो डंकन की हत्या कर देता है। इस संदेश को लेकर के भी, इस थीम को लेकर के भी विलियम शेक्सपियर ने इस प्ले को लिखा है, मैकबेथ को लिखा है, राइट स्टूडेंट्स। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर ने, जैसा कि सारी की सारी जितनी भी ट्रेजेडीज उसने लिखी हैं, उसमें सब में वो गुड और इविल के बीच के संघर्ष को दिखाता है, राइट।
किस तरीके से एक तरफ सच्चाई होती है, ईमानदारी होती है, और एक तरफ बुराई और भ्रष्टाचार होता है। दोनों के बीच के संघर्ष को दिखाने का प्रयास विलियम शेक्सपियर हमेशा करता है कि ये चिरकाल से एक सच देखा जा रहा है, ये चिरकाल से एक परंपरा चलती चली आ रही है। समाज की व्यवस्था में आप इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि नेकी और बदी के बीच में हमेशा एक संघर्ष चलता रहा है। राइट? जो एक पवित्र हृदय का व्यक्ति, जब आपको मैं पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स मैकबेथ को, आप देखोगे कि किस तरीके से डंकन का जो हृदय है कितना साफ, कितना स्वच्छ, कितना पवित्र है मैकबेथ के लिए। ही इज रिप्रेजेंटिंग गुडनेस, वो गुड को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन मैकबेथ के मन के अंदर जो कलुषित विचार हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो इविल उसके अंदर आ गई है, महत्वाकांक्षा की जो भूख उसके अंदर आ गई है, वो भूख एक तरफ है और एक तरफ डंकन की अच्छाई है। राइट स्टूडेंट्स? उन दोनों के बीच में निरंतर संघर्ष चलता है, और यहां तक कि डंकन जीते जी तो कुछ नहीं कर पाया, प्रेम ही करता रहा मैकबेथ को। लेकिन डंकन की जो हत्या हो जाती है, तो जो उसकी गुडनेस है वो पूरी तरीके से इविल पे हावी रहती है। जो मैकबेथ के अंदर बुराई है, उस बुराई को मरने के बाद भी डंकन की अच्छाई परेशान करती रहती है, उसको घुट घुट के मरने के लिए विवश कर देती है। और इस तरीके की चीजें आप अपनी लाइफ में भी देखेंगे, अपने आसपास देखेंगे, किस तरीके से समाज के हर मोड़ पे आपको मिलेगा कि अच्छाई और बुराई के बीच में एक लंबा संघर्ष चल रहा है। राइट स्टूडेंट्स? इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट भी इसकी थीम है। मैकबेथ के अंदर जो एक ऊहापोह, एक संघर्ष की स्थिति उसके मन में चल रही है, चाहे वो डंकन की हत्या हो जाने के पहले की कॉन्फ्लिक्ट हो जो उसके अंदर चल रही है, उसके मन के अंदर चल रही है कि उसको डंकन की हत्या करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन यदि उसको अपने उद्देश्य में सफल होना है, जो भविष्यवाणी, जो प्रोफेसी हुई है विचेस के द्वारा, अगर उसको फुलफिल करना है, अगर वो सच होनी है, तो फिर डंकन को मरना ही होगा। तो ये विचार उसके अंदर, इन विचारों से संघर्ष कर रहा है वो। इन विचारों का संघर्ष, जैसा कि मैंने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को डिस्क्राइब करते वक्त बताया था कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज में कॉन्फ्लिक्ट आती है नज़र, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो चल रही है मैकबेथ के अंदर, कहीं न कहीं वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हैलुसिनेशन को जन्म देती है, जो मैंने ऊपर दिखाया। मानसिक रूप से जो एक बीमारी उसको लग जाती है। डंकन जिस तरीके से एक पागलपन की दशा में, मैकबेथ जिस तरीके से एक पागलपन की दशा में चला जाता है। राइट? माने ही इज इम्बैलेंस्ड। जबकि अगर आप देखेंगे तो लेडी मैकबेथ मानसिक रूप से ज़्यादा मजबूत है। वो डंकन की हत्या के बाद भी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से टैकल करती है। बाद में वो स्वयं भी परेशान होती है, लेकिन उस वक्त वो प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करती है। लेकिन पूरी तरीके से अगर कोई टूट जाता है आंतरिक संघर्ष में, मन के संघर्ष के कारण, जो उसका इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके अंदर का जो आप कह सकते हैं कि जो एक उठापटक उसके अंदर चल रही है, उसके अंदर जो संघर्ष चल रहा है, जो डिस्टर्बेंस है, वो कहीं न कहीं उसके कार्य व्यवहार में एक्सटर्नल रूप में दिखाई पड़ने लगता है। उसके व्यवहार में वो दिखाई पड़ने लगता है कितना वो परेशान है। और ये चीज़ें हमारे आपके भी जीवन में घटती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग मैकबेथ की थीम को अच्छे से समझ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स, यू कैन जस्ट आस्क, आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं हमको। ओके स्टूडेंट्स, तो विद दिस रिमार्क आई वुड लाइक टू थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।